आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पश्चिम बंगाल में ममता चारों तरफ से घिरती नजर आ रही हैं। पूरा विपक्ष ममता के साथ खड़ा है। विपक्ष का कहना है कि ये तो बीजेपी आरएसएस का पुराना मॉडल है जो अब ममता के साथ आजमाया जा रहा है। यूपी में भीषण गर्मी से हजारों मौतों की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली होटल अग्निकांड और नियमों के बड़े उल्लंघन ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ट्रंप के बयानों को लेकर अमेरिकी संसद में जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे। पहले नजर डाल लेते हैं रात की 5 बड़ी खबरों पर। फिरहाद हकीम ने छोड़ा मेयर पद, बंगाल में गरमाई सियासत। बगावत के बीच ममता ने तत्काल भंग कर दी सभी समितियां। टीएमसी संकट पर मनोज झा बोले, बीजेपी आरएसएस का पुराना मॉडल। यूपी में भीषण गर्मी से 8000 से अधिक मौतों का खतरा, स्टडी में दावा। अमेरिकी संसद में हंगामा, ट्रंप ईरान के सामने भीख मांग रहे। फिरहाद हकीम ने कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले हकीम ने पहले ही पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने उनके फैसले पर सहमति भी जता दी है, जिसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से पद छोड़ दिया है। पार्टी नेता कुणाल घोष के अनुसार ये फैसला अचानक नहीं बल्कि पहले से तय प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे मौजूदा सियासी उथल-पुथल से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी ने भी तीखा हमला बोला। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने फिरहाद हकीम के इस्तीफे को लेकर तंज कसा और उन्हें लेकर कई पुरानी टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल विभाजनकारी राजनीति का उदाहरण रहा है। बीजेपी ने इसे कोलकाता के प्रशासन के लिए एक युग का अंत बताया। बंगाल में ईडी की टीम बुधवार को कोलकाता के कालीघाट इलाके में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची। अधिकारियों ने वहां किसी तरह की छापेमारी नहीं की, बल्कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन देने के लिए पहुंचे थे। ये मामला कथित प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी ने अभिषेक बनर्जी को 15 जून को कोलकाता जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला उस बड़े भर्ती घोटाले की जांच का हिस्सा है, जिसमें पहले ही कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। इसी केस में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें 2025 में सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस घोटाले में योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर गलत तरीके से नियुक्तियां की गई और नियमों की अनदेखी करते हुए बड़ी गड़बड़ी हुई। टीएमसी में अंदरूनी बगावत खुलकर सामने आ चुकी है, जहां पर 60 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए बागी गुट ने नेतृत्व को सीधी चुनौती दी। विधानसभा में स्पीकर को सौंपे गए पत्र के बाद अब मृत व्रत को नया एलओपी बना दिया गया है। इसी बीच पार्टी में बढ़ते असंतोष के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की सभी प्रमुख समितियों को और सहयोगी संगठनों को तुरंत भंग कर दिया। पार्टी ने साफ किया कि अब हर स्तर पर संगठन का गहन मूल्यांकन होगा, प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और जल्द ही नया ढांचा तैयार किया जाएगा। बंगाल की सत्ता और संगठन दोनों मोर्चों पर ममता के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी को लेकर चल रही मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसे बीजेपी और आरएसएस के पुराने राजनीतिक मॉडल के एक नए संस्करण के रूप में देखा जा सकता है। भले ही इसकी कार्यशैली अलग हो, उनके मुताबिक हालात, चेहरे और घटनाएं भले अलग हो, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य काफी हद तक एक नजर आते हैं। मनोज झा ने आगे कहा कि हाल के वर्षों में ये स्पष्ट हुआ है कि भाजपा की राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य ऐसा राजनीतिक ढांचा तैयार करना है जिसमें उसका वैचारिक प्रभुत्व स्थापित हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर तुरंत एक दलीय व्यवस्था संभव नहीं होती तो प्रयास ये रहता कि विपक्ष को इतना कमजोर किया जाए कि वो वैचारिक चुनौती देने की स्थिति में ही ना रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर उत्तर प्रदेश में 5 दिनों तक भीषण हीटवेव पड़ती है तो इसमें 8056 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। ये आंकड़ा देश में गर्मी से होने वाली सबसे ज्यादा संभावित मौतों के रूप में सामने आया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है और हीटवेव की घटनाएं तेज और बार बार हो रही हैं, वैसे वैसे भारत में गर्मी से होने वाली मौतों का खतरा भी तेजी से बढ़ जाएगा। स्टडी के अनुसार 2024 जैसा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी वाला साल अगर दोबारा आता है तो हालात और भी गंभीर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा असर बिहार पर पड़ने का अनुमान है, जहां करीब 3615 लोगों की मौत हो सकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में लगभग 3000 और राजस्थान में भी करीब 2500 लोगों की मौत का खतरा बताया गया है।
कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार ने आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। ये शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के लोक भवन में आयोजित किया गया, जहां दोपहर करीब 4 बजे राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई बड़े नेता और विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री भी इस मौके पर शामिल हुए। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। दिल्ली होटल अग्निकांड में नियमों के उल्लंघन का बड़ा खुलासा। सोना बेचने की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट का सरकारी खंडन। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ट्रंप ने किया फिर से दावा। ट्रंप ईरान के सामने भीख मांग रहे, अमेरिकी संसद में बड़ा हंगामा। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लरिश स्टे B&B में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस इमारत में आग लगी वहां नियमों से कहीं ज्यादा कमरे चलाए जा रहे थे। यही नहीं, इमारत को सिर्फ बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी B&B के रूप में मंजूरी मिली थी, लेकिन वहां पर PG और गेस्ट हाउस की तरह भी संचालन किया जा रहा था। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भी 24 कमरे बुकिंग के लिए उपलब्ध बताए जा रहे हैं। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के मुताबिक इमारत में एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 5 मंजिलें थी। इस मामले में होटल के मालिक लवकेश बजाज के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर सिर्फ 6 कमरों की अनुमति थी तो 24 कमरे आखिर कैसे चल रहे थे? क्या स्थानीय प्रशासन, MCD, पर्यटन विभाग या किसी भी एजेंसी को इसकी जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? केंद्र सरकार ने ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट का खंडन कर दिया है जिसमें यह दावा किया गया था कि पश्चिम एशिया में युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच रुपए को रिकॉर्ड गिरावट से बचाने के लिए RBI ने कथित तौर पर 12 अरब डॉलर यानी करीब 1.14 लाख करोड़ का सोना बेच दिया है। सरकार का कहना है कि ऐसी रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है और इन्हें गलत तरीके से पेश किया गया। दरअसल ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक RBI ने पिछले दिनों ये बाजार में गुपचुप तरीके से बेच दिया। सोना बेचने के साथ ही रिजर्व बैंक ने अपनी विदेशी मुद्रा को मजबूत करने के लिए 7.5 अरब डॉलर की विदेशी करेंसी भी खरीदी। सरकार ने इस रिपोर्ट का खंडन पूरे 22 से 23 घंटों बाद किया और वो भी तब जब सोशल मीडिया पर लोग इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाने लगे। इसके बाद RBI ने भी इस रिपोर्ट का खंडन कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर फिर से बड़ा दावा किया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के पॉडकास्ट पॉड फोर्स 1 में बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने पहले ही मान लिया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और यही सबसे बड़ा मुद्दा था। ईरान की सैन्य ताकत पर भी ट्रंप ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ईरान के पास ना तो मजबूत नौसेना है, न प्रभावी वायुसेना। ट्रंप के मुताबिक ईरान की अर्थव्यवस्था भी गंभीर संकट से गुजर रही है और देश में महंगाई बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। हॉर्मुज को लेकर भी ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वहां लंबे समय तक किसी तरह की नाकेबंदी रहने की संभावना कम है और स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। हालांकि ट्रंप पहले भी ऐसे दावे कई बार कर चुके हैं, लेकिन ईरान बार बार कहता आया है कि हमारी परमाणु मुद्दे पर अभी कोई डील नहीं हुई है। अमेरिकी संसद में सीनेटर कोरी बुकर द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप पर ईरान के सामने गिड़गिड़ाने के आरोप लगने के बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। दरअसल विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर सीनेटर कोरी बुकर ने राष्ट्रपति ट्रंप पर ईरान के सामने समझौते के लिए गिड़गिड़ाने और भीख मांगने का बहुत बड़ा आरोप लगाया। इस तीखे हमले के बाद संसद में मौजूद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पूरी तरह भड़क गए और उन्होंने कोरी बुकर को तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई गिड़गिड़ा नहीं रहा है, कोई किसी के आगे भीख नहीं मांग रहा है। असल में तो ईरान वाले खुद भीख मांग रहे होंगे, क्योंकि युद्ध की वजह से वो हर दिन करोड़ों डॉलर का भारी नुकसान उठा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.